लड़कियों वाले मामले में माजिद ने इंकशाफ किया कि पहली लड़की उल्फत की तस्वीरों की वजह से ब्लैकमेल नहीं हुई थी, बल्कि इसकी वजह एक सीसीटीवी फुटेज थी। ये फुटेज दरअसल सर्वेलेंस के शोबे में एक करप्ट शख्स के पास आ गई थी। एक पार्क की अंदरूनी सड़क पर लगे हुए कैमरे की इस फुटेज में उल्फत एक स्टेशन वैन के पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई थी। ये करप्ट शख्स सज्जन माजिद इकराम का दोस्त भी था। इन दोनों ने मिलकर उल्फत को फांसा और वो निकलने की कोशिश में मजीद फंसी चली गई, बल्कि अपनी एक सहेली को भी अपने साथ फंसा बैठी। ये फुटेज माजिद इकराम के स्मार्टफोन के जरिए एक फोल्डर में भी पड़ी थी। इसकी निशानदेही पर हम दोनों ने ये फुटेज देखी। दोपहर के वक्त पार्क की एक सुनसान सड़क पर नीले रंग की वैन खड़ी थी, जिसकी खिड़कियों पर पर्दे भी थे। फुटेज में उल्फत एक फैशनेबल लड़के के साथ चलती हुई नजर आ रही है और फिर जरा झिझकती हुई इसके साथ वैन में चली जाती है। 2 या 3 मिनट के बाद वो फिर बाहर निकलती है। इस मरतबा शाल इसके सर के बजाय एक कंधे से झूल रही होती है। वो जाना चाहती है, मगर इसके पीछे लड़का बाहर आता है। वो इसे मनाकर थोड़ा सा और खींचकर दोबारा वैन में ले जाता है। इस मरतबा लड़के और उल्फत के चेहरे बिल्कुल वाज़ेह नजर आते हैं। रिकॉर्डिंग के मुताबिक उल्फत दोबारा कमोबेश 10 मिनट के बाद वैन से बाहर आती है। यकीनन ये वीडियो इस बेवकूफ़ लड़की को फंसाने के लिए बहुत काफ़ी थी। माजिद इकराम ने जब अपने दोस्त का नाम बताया जिसने फुटेज हासिल की, तो मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। ये सर्वेलेंस डिपार्टमेंट का वही बंदा मकसूद अहमद था जिससे हम मुतवफ़ी ASI के हवाले से पूछगिछ करते रहे थे। वाक़े की वीडियो गायब होने की निस्बत से जिन 2-3 मुलाजमों से तफ्तीश की गई थी, उनमें मकसूद भी शामिल था, बल्कि वो 3 रोज़ा पुलिस कस्टडी में भी था। इसकी उम्र 27 से 28 साल रही होगी। शक्लें धोखा देती हैं। शक्ल सूरत से वो बेहद शरीफ नजर आता था, मगर अब माजिद इकराम के बयान के बाद वो मशकूक हो गया था। मैंने माजिद इकराम से पूछा, मुझे लगता है कि तुम इस फुटेज के बारे में काफ़ी कुछ जानते हो जो ASI सलीम की मौत के वक्त बनी फिर गायब हो गई। मुझे जो पता था मैंने बता दिया, इसके सिवा कुछ नहीं जानता। वो बुरी तरह कराहते हुए बोला। इमरान ने कहा, जनाब माजिद इकराम साहब, उल्फत वाली वीडियो से पता यही चल रहा है कि आप और ये हजरत मकसूद अहमद साहब लंगोटी के यार हो, बल्कि शायद आप दोनों के दरमियान लंगोट वगैरह भी नहीं है। ये किस तरह हो सकता है कि इस तरह की अहम बातें वो आपसे छुपाता हो? माजिद पहले तो साफ इनकार करता रहा, मगर जब एक बार फिर इमरान ने इसके पाँव के नीचे से चौकी निकालने का इरादा किया और 5 किलोग्राम वाली आहनी प्लेटें इसकी पिटलियों से जोड़ दी, तो इसने बक दिया। इसे मालूम था कि वीडियो के बारे में, और यह भी मालूम था कि मकसूद अहमद ने इसे जानबूझकर छुपाया है। इसने लर्जा और तरसा लहजे में बताया, हादसा होने के बाद ये फुटेज पुलिस से छुपाना चाहती थी, मगर मसला ये था कि हादसे के बाद कैमरे में वाकई फॉल्ट सामने आया था। फुटेज ट्रेस ही नहीं हो रही थी। मकसूद इसे प्ले करने और कैमरे का नुक्स दूर करने की कोशिश कर रहा था। अगले रोज उम्मीद थी कि फुटेज मिल जाएगी, और मिल भी गई, मगर माजिद इकराम कहते कहते फिर अटक गया। मेरे और इमरान के तासुरात ने इसे दोबारा बोलने पर मजबूर कर दिया। इसने दर्द से कराहते हुए कहा, इसी रोज मुझे एक फ़ोन कॉल आ गई थी जिसमें मकसूद अहमद को रिश्वत लेने पर मजबूर किया गया था। क्या मतलब मजबूर किया गया था? इसे कहा गया था कि वो ये फुटेज मंजर-ए-आम पर ना आने दे। मैंने माजिद इकराम को गहरी नज़रों से देखते हुए इससे सवाल किया, क्या ये वही बंदा था जिसने तुम्हें भी रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया था? मेरा मतलब है वही क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक, नहीं ये कोई और था। कम अज़ कम मकसूद ने तो मुझे यही बताया। अब आप फिर बकवास फरमा रहे हैं। इमरान तड़ाह कर बोला, अब आपको लटकाया गया तो आपकी वफात के बाद ही उतारा जाएगा। मुझे यकीन है कि इस मरतबा आपके दिल पर हार्ट अटैक का हमला जरूर हो जाएगा। इमरान ने जारहाना अंदाज में कहा और इसकी तरफ बढ़ा, तो मैंने इशारे से मना कर दिया। मैंने इसी वक्त इंस्पेक्टर जुबैर को फ़ोन किया और इसे कहा कि वो फुटेज वाले मकसूद अहमद को पकड़कर फ़ौरन यहाँ लें। दूसरी तरफ मैंने इंस्पेक्टर तौफीक राय से कहा कि वो क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक के बारे में पता करे कि वो कहाँ है और किस चक्कर में है। मकसूद अहमद को पहुँचने में कुछ टाइम लगना था, लिहाजा मैंने माजिद इकराम को इमरान के साथ मिलकर छत से उतारा और कुर्सी पर बिठा दिया। अब इसके हाथ पाँव बांधने की चांदा जरूरत न थी। इसकी सारी अकड़ पसीने के साथ बह चुकी थी। दूसरे लफ्जों में पित्ता पानी हो चुका था। वो बार बार दुहाई दे रहा था कि इसके कंधों के जोड़ उखड़ चुके हैं। हालांकि हकीकतन ऐसी कोई बात नहीं थी। दोनों लड़कियों के सिलसिले में हमने माजिद इकराम का तवील इकबाली बयान रिकॉर्ड कर लिया था, जिसमें इसने एतराफ़ किया था कि इसने और मकसूद ने CCTV फुटेज के जरिए अल्फत को फंसाया। फिर मजीद फंसाने के लिए इसकी 2 और वीडियोज़ भी बना ली। वो दोनों गाहे बगाहे इसे अपने पास बुलाते रहे। फिर उन्होंने इसके जरिए इसकी सहेली आलिया को भी ट्रैप किया। इसने लाहौर की ही 2 और लड़कियों के नाम भी लिए जो मुख्तलिफ CCTV फुटेज की वजह से पहले ही मकसूद और फिर माजिद इकराम के हथेड़ी, वो भी जो सलूक इनके साथ करते थे, इसकी तफसील भी वीडियो बयान में रिकॉर्ड हुई थी। ये सिर्फ इकबाली बयान ही नहीं था जिससे अक्सर मुजरिम अदालत में मुकर जाते हैं, मगर इसमें कुछ ठोस सबूत भी मौजूद थे। इसी इसना में मकसूद अहमद की तशरीफ आवरी भी होगी। शक्ल मोमना करतूत काफिरा वाली ज़रबुल मिसल इस पर साथ दिखाती थी। बदबख्त शक्ल का शरीफाना हुलिया और बोलचाल देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो इस किस्म की बदकारियों में मसरूफ होगा। इंस्पेक्टर जुबैर रास्ते में ही इससे थोड़ी बहुत मिजाज पुरसी कर चुका था। इसकी एक आंख नीलगू नजर आ रही थी। यहाँ पहुंचकर जब इसने अपने सर्जन दोस्त को देखा तो इसके रहे से ओसाम ही हता हो गए। वो समझ गया किसी भी वजह से माजिद इकराम के फंसने के सबब वो भी फंस गया। जब इसने आए बाई शाई करने की कोशिश की तो मैंने इसकी मासूम सूरत की परवाह किए बगैर चंद करारे थप्पड़ से जड़ दी। मेरे तेवर बांध कर वो हाथ पांव जोड़ने लगा। जब मेरे इशारे पर इमरान और इंस्पेक्टर जुबैर ने इस छत से लटकाने का इरादा किया
तो वो सर पकड़कर फर्श पर बैठ गया और बाकायदा रोने लगा। वो पहले भी पूछगिछ के मराहल से गुजर चुका था, मगर तब की बात और थी। मुझे और जुबैर को इस पर थोड़ी सी मेहनत मजीद करना पड़ी। फिर इसने अपनी नाक से बहता हुआ खून पूछने के बाद सब कुछ उगल दिया। वो मान गया कि इसने किसी के कहने पर फुटेज जानबूझकर सामने ना ली थी। पहले तो इसने कहा कि इसने फुटेज डिलीट कर दी, मगर मजीद चंद थप्पड़ खाने के बाद मान गया कि ये फुटेज इसके पास मौजूद है। तुम्हें किसने कहा कि फुटेज छुपाने के लिए? इसका रब्ता मुझसे फ़ोन के जरिए था। मैं इसे जानता नहीं हूँ, पता नहीं इसने क्या चक्कर चलाया हुआ है। मोबाइल पर इसका फ़ोन नंबर भी नहीं आ रहा। इसने पैसे भी मुझे ऑनलाइन भिजवाए थे और कहा था कि फुटेज फ़ौरन डिलीट कर दो, और तुमने फिर भी डिलीट ना की। हालांकि कहते हैं कि बेईमानी के काम ईमानदारी से किए जाते हैं। वो दरअसल मुझे आधी रकम भेजी गई थी, आधी अभी तक आनी है। मैंने सोचा कि बाद में डिलीट कर दूंगा। ऑनलाइन रकम भेजने वाले का सुराग बैंक के रिकॉर्ड से लग ही जाता है। ये कोई इटली के शहर का अकाउंट था। चलो ये भी पता करा लेते हैं। तुम इस फुटेज के दर्शन कराओ। मैंने कहा। मकसूद अहमद के पास 2 स्मार्टफोन थे। एक फ़ोन में दिसंबर की उस धुंधली शाम में पेश आने वाले वाक़े की फुटेज मौजूद थी। पुलिस नाके पर पेश आने वाला वही वाक़या जिसमें माहिन को संगीन दफ़ात के तहत या बस्ता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था और मीडिया की सारी बुलाओं को इसके पीछे लगा दिया था। मैंने और इमरान ने फुटेज देखी। अंधेरा अभी पूरी तरह फैला नहीं था, मगर धुंध गहरी होने के बायस मुकम्मल रात ही मालूम होती थी। एक तरफ से माहिन वाली गाड़ी नमूदार हुई, हेडलाइट्स ऑन थी। यह अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं था गाड़ी कौन चला रहा है। नाके पर मौजूद एहलकारों ने स्टॉप वाला साइन दिखाकर कार को रुकने का इशारा किया। एक लम्हे के लिए लगा कि वो रुक रही है, मगर फिर रफ्तार बढ़ा दी। जब गाड़ी नाका क्रॉस कर चुकी, दाएं जानब दरख्तों में से एक फरबाद नाम एहलकार तेजी से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ा और वो इसे रोकना चाहता था। अचानक इससे वाज़ेह तौर पर किसी शय की ठोकर लगी और वो ऊंधे मुंह माहिन की गाड़ी के सामने गिरा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शायद माहिर ड्राइवर भी ना बचा सकता। ये सारा सेकंड के शायद आधे हिस्से में हुआ था। फिर भी चलाने वाले ने फुर्ती से स्टीयरिंग को बाएं घुमाया। कार उल्टे उल्टे बची, लेकिन एहलकार के ऊपर चढ़ गई। इसके बाद 2 मजीद एहलकारों से टकराती हुई आगे बढ़ी। बदकिस्मती से ASI 10-15 मीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटने के बाद एक किनारे पर लुढ़क गया। गाड़ी लहराती हुई आगे बढ़ गई। इसके बाद नाके की तरफ से एक एहलकार फायर भी करता नजर आया। हमने 4-5 बार इस फुटेज को चलाकर देखा, कई जगह इसे पास भी किया। हर बार हमारे इस तासुर में इजाफा होगा कि ये सरासर एक हादसा है जो इसकी वजह से पेश आया था कि एहलकार डगबगाता हुआ ठोकर खाकर गाड़ी के एंड सामने गिरा था। मैंने शरीफुस सूरत मकसूद की गद्दी पर एक जापट रसीद किया। तुम्हारी हरामज़दगी की वजह से ये वीडियो गायब हो गई थी और ये केस इतना संगीन बना। मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। मगर मुझे लालच नहीं था, सिर्फ मुझे डराया भी गया था। कौन था वो? मुझे पता होता तो 1 मिनट से पहले ही बता देता। यहाँ सोचने की बात थी कि पुलिस के अलावा वो कौन था जिसको इस फुटेज के ओझल होने और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के गलत होने से फ़ायदा पहुँच सकता था। अगले 10 मिनट के दौरान हमारे और मकसूद के दरमियान ज़बरदस्त कशमकश चली। माहिन जेल में थी। ASI के मौत के जिम्मेदार के खिलाफ मीडिया ने ऐसी फिजा बना रखी थी कि कुछ भी हो सकता था। हम जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। इमरान तो इस हवाले से हर रात तक जाने को तैयार था। आखिर मकसूद को अपनी ज़बान का ताला खोलना पड़ा। कुछ मजीद मार खाने के बाद इसने बता दिया कि ऑनलाइन अदायगी और इटली के शहर के अकाउंट वाली सारी बात बकवासियात के ज़ुमरे में आती थी। इसे फुटेज छुपाने के लिए मजबूर करने वाला वही था जिसने सर्जन माजिद इकराम से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत बनवाई थी, यानी वही क्राइम रिपोर्टर अदनान रफीक। इसे अदनान शाह भी कहा जाता था। इस नए किरदार अदनान रफीक शाह की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसे इस केस को संगीन बनाने से क्या फ़ायदा हो सकता था। इस हालनुमा कमरे के गोशे में जाकर इमरान ने डिस्कशन की। इमरान ने पुरसोच लहजे में कहा, ऐसा लगता है चाचू जान इस क्राइम रिपोर्टर को किस तरह मालूम हो गया कि ये फुटेज मंजर आम पर आ गई तो मेरे हक में जाएगी, लिहाजा इसने दबाने के लिए स्कीम बनाई। ये कुछ इसने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सिलसिले में किया। ये बात तो यकीन समझ में आती है इमरान। ये क्राइम रिपोर्टर अमूमन थाना की शहरी के अंदर की बातें जान लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो तुम्हारा दुश्मन क्यों था। एकदम इमरान की आंखों में एक नई सोच उभरी। चाचू कहीं ऐसा तो नहीं ये फुटेज वो लोग गायब करवाना चाहते हो जो मुझे अगवाकार और कातिल साबित करने पर तुले हो? मेरा मतलब है माहिन के चचा साकिब और मामू वगैरह। मैंने ज़रा तवक्कुफ से कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा ध्यान माहिन के चचा और मामू की बजाय किसी और तरफ जाएगा। इमरान ने चौंक कर मुझे देखा। कहीं आप हशाम और इसके वालिद की बात तो नहीं कर रहे? वही कर रहा हूँ। ये सोचा जा सकता है कि क्राइम रिपोर्टर अदनान रफ़ी का लिंक हशाम और इसके वालिद से हो। इस लिंक की वजह से अदनान रफ़ी ने हशाम को बता दिया हो कि फुटेज सामने आई तो तुम्हारे रकीब की गर्दन से फंदा ढीला हो जाएगा। शाम ने इससे कह दिया हो कि वो फुटेज सामने ना आने दे। मगर रिपोर्टर अदनान रफ़ी को कैसे पता चला कि फुटेज मेरे हाथ में जाएगी? तुम्हें बताया है ना, इन क्राइम रिपोर्टर के राब्ते पुलिस से गहरे होते हैं। हो सकता है कि नाके पर मौजूद एहलकारों में से किसी ने अदनान रफ़ी को बता दिया हो कि ASI का गाड़ी के नीचे आना सरासर हादसा है। इसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के सिलसिले में भी यही चापकदस्ती दिखाई गई हो, मगर फिलहाल हम एक मफरूजे पर ही बात कर रहे थे। क्या आपका शक किसी और तरफ भी जाता है? इमरान ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। मैंने इमरान का चेहरा देखा। हवालात में शाम के वालिद ने इसके मुंह पर जो थप्पड़ मारा था, इससे इसका निचला होंठ फट गया था। यह निशान अब भी मौजूद था और यह निशान मेरे सीने में अंगारे से सुलगा देता था। मगर ना जाने क्यों फुटेज गायब होने के हवाले से मेरा ध्यान हशाम और इसके वालिद से ज़्यादा किसी और तरफ जाता था। वही लोग जिन्होंने मेरे वजह से पहले भी इमरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इमरान को इस सिलसिले में अभी तक सिर्फ इतना बताया था कि मैं जाली दवाओं के सिलसिले में तहकीकात कर रहा हूँ और मुझे शुबा है कि जलो पार्क में जिन लोगों ने इसे और माहिन को हरासा किया था उनका ताल्लुक इसी मामले से था।
आपकी सोच में बढ़ गई। इमरान ने कहा, क्या आपका शक किसी दूसरी तरफ भी जाता है? हाँ इमरान, वही पार्टी जो गैर कानूनी मेडिसिन का धंधा कर रही है। एन मुमकिन है कि उन्होंने तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। इमरान पुरसोच अंदाज में सर हिलाता रहा, फिर गोया हुआ। अगर ऐसा है तो फिर इस सिलसिले में वही रिपोर्टर अदनान रफी कुछ उगल सकता है। डॉक्टर माजिद और मुल्ज़िम पार्टी के दरमियान मिडिल मैन तो वही है, लेकिन वो अभी तक हाथ नहीं आया। मैंने कहा, फिर फोन निकालकर मैंने चौथी मरतबा इंस्पेक्टर राय से रब्ता किया। राय ने इतला दी कि अदनान रफी का कहीं अता पता नहीं लगता है, वो खतरा सुनकर गायब हो चुका है। इस इतला के बाद मैं और इमरान एक बार फिर चरबीले जिस्म वाले डॉक्टर माजिद और शरीफ सूरत मकसूद की तरफ मुतवज्जे हुए। एन मुमकिन था कि वो अदनान रफी के बारे में कुछ बता सकते हो। अभी इन्हें दो तो थप्पड़ ही पड़े थे और माजिद इकराम को दोबारा लटकाने की तैयारी हो रही थी कि मेरे फ़ोन पर बेल हुई। देखकर हैरानी हुई कि स्क्रीन पर नंबर या नाम की बजाय बस 3 हिंसों का एक फिगर आ रहा था। एक बारी और नहायत सर्द आवाज़ सुनाई दी, डिप्टी ताबिश तुम बाज नहीं आए। अपनी जिल्लत और ख्वारी को आवाज़ खुद दी है तुमने, बल्कि शायद मौत को भी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे परस्तार। हमारा मोहब्बतनामा और पार्सल तुम्हें मिल गया था, इसके बावजूद तुम हरामजदगी से बात नहीं है। तुमने डॉक्टर पर हाथ डालकर अपने अदम आवाज के वीज़े पर पक्की मोहर लगवाई है। यकायक मुझे एहसास हुआ कि कुदरत कमाल मेहरबानी से मेरा हाथ थाम रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने इमरान से जिस शक का इजहार किया था वो इंतहाई सरहद के साथ यकीन में बदल गया था। इस डॉक्टर माजिद के लिए इन लोगों की तरफ से कॉल आई थी जो एबटाबाद में कई साथ पर्दों में छुपे बैठे थे और जिनकी तलाश में हम कई साल से सर पटक रहे थे। तब मुझ पर अचानक हैरत का एक और हमला हुआ। दरियाए रावी के किनारे इस खाली कोठी में हम इतनी राजदारी से पहुंचे कि मुतल्लिका अफसरान को भी इसकी खबर नहीं हुई थी। न हमने यहाँ पर किसी को इजाज़त दी थी कि वो फ़ोन को हाथ लगाए, मगर यहाँ मौजूदगी उन लोगों पर आया हो चुकी थी। जमशेद साहब की बात दुरुस्त साबित हो रही थी कि डॉक्टर माजिद के राब्ते बासर और बदतरीन लोगों से हैं। सर्द आवाज़ दोबारा उभरी, तुम्हें हमारी पहुँच का अंदाजा हो चुका होगा। ज़मीन की 7वीं तह में भी उतर जाओ तो इसी तरह हमारे रेडार पर रहोगे। इस वक्त मेरा एक इशारा तुम्हें और तुम्हारे बास्टर्ड भतीजे को खून में नहला सकता है। सुबह होने तक तुम्हारे लानती लोहाकीन तुम्हारे कफन और दफन की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस चैंपियन अहमक मानते हुए अब भी एक और मौका देना चाहता हूँ। कीड़े मकोड़े मारना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो ड्रामाई लहजे में बोला। जुबान को लगाम दो और बताओ क्या चाहते हो। मैंने पूछा। इसके साथ ही एक सब इंस्पेक्टर को इशारा किया कि वो फ़ोन करके इस नामालूम कॉलर लोकेशन मालूम करने की कोशिश करे। 3-4 दफ़ा भी पैदा हो जाओगे तो हमें धोखा नहीं दे पाओगे। ये कॉल ट्रेस नहीं होगी। हमाकते छोड़कर काम की बात सुनो और अमल करो। ये सब कुछ फिल्मी सीन की तरह लगने लगा था। मैंने देखा कुछ फासले पर बैठे नीम जान डॉक्टर माजिद के चेहरे पर अब रौनक आने लगी है। बंद कमरे के अंदर से दोनों लड़कियों के रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी। थोड़े तवक्कुफ के बाद बेहद हतमी लहजे में कहा गया, तुम दोनों बास्टर्स के पास सिर्फ 20 मिनट की मोहलत है। तुम्हें 3 शर्तें मानना होगी। इनमें से एक फौरी नोयत की है। डॉक्टर माजिद और इसके साथी से माफ़ी मांगो और इन्हें बड़ी इज्जत के साथ इनके घरों तक पहुंचा दो। नंबर 2, वादा करो कि दोबारा कभी इनके मामले में अपनी गंदी नाक नहीं घसीटोगे। नंबर 3, सिद्ध दिल से तौबा करो कि आइंदा एबटाबाद वगैरह की कातल ठंड से दूर होगे और तुम्हारे बड़े भी दूर रहेंगे। मैंने फ़ोन पर स्पीकर ऑन कर रखा था। इमरान भी ये सब कुछ सुन रहा था। हमने चारों की तरफ देखा। बोलने वाले के गैर मामूली एतमाद से यूँ लग रहा था जैसे वो सब कुछ देख रहा है या कम अज़ कम हमारे बहुत करीब मौजूद है, जहाँ से बआसानी हमको टारगेट कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि रावी के किनारे की इस कोठी को घेर लिया गया हो। कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। सर्द रात किसी जहरीली नागुन की तरफ फनकार रही थी और बल खा रही थी। मैंने अपने एक सब इंस्पेक्टर को इशारा किया कि वो कोठी से बाहर जाकर जायजा ले। सब इंस्पेक्टर ने 3 कांस्टेबल साथ लिए और बाहर देखने चला गया। उस शख्स की बारी सर्द आवाज़ ने मुझे मुखातिब किया, अच्छे बच्चे गलती होने पर ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं, बल्कि माफ़ी मांग लेते हैं। मैं कोई पाँव हाथ को लगाने का नहीं कह रहा, बस ज़रा माफ़ी शाफ़ी सॉरी बोल दो डॉक्टर साहब को और इनके दोस्त को। चलो शाबाश, देर अच्छी नहीं होती। इस गुफ्तगू के दौरान ही मेरा सब इंस्पेक्टर वापस आ गया। इसने इशारे से मुझे बताया कि कोठी के गिर्द किसी तरह का कोई गिराव नहीं है। इमरान ने मेरे कान में सरगोशी की, हो सकता है कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हो, हमें कुबक की ज़रूरत है। मेरे जहन में भी यही हाल है। मैंने यूँ जाहिर किया कि जैसे बारी आवाज़ वाले के साथ कॉल ड्रॉप हो गई हो। सब इंस्पेक्टर रावी के पुल से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने इसे कॉल की और फ़ौरन तगड़ी नफरी के साथ कोठी पहुंचने का कहा। इसी दौरान नामालूम शख्स की तरफ से फिर कॉल आ गई, कहीं कोई हैंकी फैंकी तो नहीं कर रहे, बहुत बुरा करोगे अपने साथ। अब इसकी आवाज़ में शोले लपकने लगे थे। ये एक कातिल की आवाज़ थी। इस आवाज़ ने मेरे अंदर एक बटन सा दबा दिया, वही बटन जो इमरान दानिश के दौर में मेरे अंदर दबा करता था और हर खतरे अंदेशे से बेनियाज कर दिया करता था। मैं और इमरान दानिश दीवानावार हथरों की तरफ लपका करते शहर लाहौर के बड़े बड़े पाटेखानों से लड़ते थे। अक्सर जीत जाते थे मगर कभी हारते भी थे और जहम भी हुआ करते थे, मगर इस सूरत हाल को भी दिल की गहराइयों से एंजॉय करते थे। आज इमरान दानिश मेरे साथ नहीं था, मगर इसका बेटा तो था। वो इस जैसे हसाइल के साथ साथ इस जैसी आतशी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए मेरे पहलू में खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि वो लौट आया है जो मुझसे छीन गया था। मैं दिल गवाही दे रहा था कि मेरी शरीक हयात सरबत के असल कातलों का सुराग मिल चुका है। अब मेरे लिए कदमों का पीछे हटाना मुमकिन है। बारी आवाज़ गूंजी, डिप्टू जी तुम्हारे नहायत कीमती 8 मिनट गुजर चुके हैं, अब सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 7 और 20 सेकंड। क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। कहना यही चाहता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे भतीजे की बदबख्ती
में मुझे अब ज़रा बराबर भी शक नहीं रहा। तुम एक बड़ी मुसीबत में फंसे जा रहे हो। मैंने इत्मीनान से कहा, छोटी मुसीबतों को तो हम खुद भी कोई अहमियत नहीं देते, बड़ी मुसीबतों का तिया पांचा करके ही हमें मजा आता है। शायद तुम खुद को बड़ी रेस का घोड़ा समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम घोड़े नहीं बल्कि एक बदनसीब गधे हो जो सरपट भागकर अपने इस मनहूस भतीजे समेत मौत के गड्ढे में गिरने वाला है। इसने 2 लम्हे ताकुफ किया, फिर गोया हुआ, और अब मैं अपना मुतालबा भी बदल रहा हूँ। तुम दोनों में से बस एक को रिहाई मिल पाएगी, दूसरा फिलहाल गारंटी के तौर पर हमारे साथ रहेगा। अगर अच्छे बच्चे बने रहोगे तो दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। बोलने वाले की आवाज़ में बला का एतमाद था, ऐसा एतमाद जो मद्दे मुकाबल को डावाडोल कर देता था। मैंने इमरान की तरफ देखा, इसके चेहरे पर खौफ का शैबा तक नहीं था। मुझे लगा मेरा खून सेरू बाढ़ गया है। बारी आवाज़ आई, अब सिर्फ 10 मिनट। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस कीमती वक्त को इस्तेमाल करके अच्छी तरह सोच लो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। इमरान और मैं एक दूसरे की तरफ मानी है नजरों से देख रहे थे। इमरान चरबीले जिस्म वाले डॉक्टर माजिद की तरफ बढ़ा जो भासे एतमाद के साथ कुर्सी पर बैठा था। इमरान ने कहा, माजिद इकराम साहब, देखें आपको कितनी इज्जत और तकरीम से बुला रहा हूँ। इतनी इज्जत तो मैंने कभी खुद की भी नहीं की। मैं चाहता हूँ कि आपकी इज्जत बरकरार है और आपकी ज़िंदगी भी। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो हम सबसे पहले आप दोनों की ज़िंदगी को फुल स्टॉप कराएंगे। क्या चाहते हो आप? अपने बात से रब्ता करो, इसे यकीन दिलाओ कि पुलिस फोर्स अभी इस कोठी के चारों तरफ मौजूद है, अंदर भी और बाहर भी। तुम्हारे बात की तरफ से कोई भी एडवेंचर बहुत महंगा पड़ने वाला है, खासतौर पर तुम दोनों को। इस दौरान मैं इंस्पेक्टर राय भी पहुंच गया। 4-5 मुसल्लह अहलकार भी हमरा थे जो इसने बार सहन में मुयन कर दिए। राय ने बताया कि इंस्पेक्टर जुबैर भी अपनी नफरी के साथ पहुंचने वाला है। इमरान ने सवालिया नजरों से माजिद की तरफ देखा और बोला, मेरा और मकसूद का इस सारे मामले से कोई तल्लुक नहीं। ये सफेद झूठ भी आगे की चीज़ है। तुम्हारा तल्लुक वास्ता नहीं तो फिर तुम दोनों का बाप क्यों बनकर सामने आया है? इमरान ने सवाल किया। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन एक बात आपको बता दूं, मैं जितना इससे उसको जानता हूं वो धमकी देकर पीछे हटने वाला नहीं है। काश आप इसे जानते होते तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचाते। मुझे आप लोगों से माफ़ी वगैरह मंगवाने का कोई शौक नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप माफ़ी मांग लो और मामले को ठंडा करने की कोशिश करो। मैंने ये देखा कि ये बात कहते हुए माजिद की आंखों में हमारे लिए रहम की झलक मौजूद है। इमरान ने दाएं हाथ घुमाया और चटाह की आवाज़ से एक थप्पड़ माजिद की गाल पर पड़ा। वो शिश्तर होकर इमरान की तरफ देखने लगा। इतनी माजरत ठीक है या बाकायदा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है? इमरान ने कहा। मैं इमरान के अकब में अंदाजन 6 फुट के फासले पर मौजूद था। दफातन बालकनी में मुझे एक नहायत मशकूक हरकत नजर आई। राइफल वगैरह बैरल नुमा चीज़ दिखाई दी। बैरल नुमा चीज़ का रुख देखते ही मैंने छलांग लगाई और इमरान को अपने साथ लेता हुआ ऊँधे मुँह फर्श पर जा गिरा। ये जिंदगी की छलांग साबित हुई। किसी मौजर ने एक साथ 3-4 गोलियाँ उगली जो सनसनाती हुई हमारे ऊपर से गुजर गई। मैंने मुड़कर देखा, एक हेड कांस्टेबल अपना पेट पकड़कर दोहरा हो रहा था। पोजीशन लो, मैं चिल्लाया। इस हालनुमा कमरे में 4-5 अहलकार भाग भाग कर मुख्तलिफ कोनों में दुबक गए। मैं और इमरान भी फर्श पर रोल होकर एक कॉरिडोर में चले गए। हम पर एक ब्रेस्ट और चला गया। इस मरतबा दीवार का बहुत सा प्लस्तर उखड़ गया, हमारे कदमों में गिर पड़ा और हमें मौजर के साइज और ताकत का अंदाजा हुआ। बंद कमरे में लड़कियां बेहद डरी हुई थी और चिल्ला रही थी। फायरिंग हाल कमरे के अंदरूनी बालकनी से हो रही थी। इमरान हाली हाथ था, मेरे पास पिस्टल था। मैंने 3-4 जवाबी फायर किए। कमरे में मौजूद पुलिस एहलकारों में से भी 2 मुसल्लह थे, उन्होंने भी काउंटर फायर किया। मैंने जिस वक्त इमरान पर छलांग लगाई, मेरा पाँव एक आहनी मेज के पाए से बुरी तरह टकराया। टहने की चोट बुरी होती है और टहने से टीसें उठ रही थी। मैंने देखा डॉक्टर माजिद के दोस्त मकसूद ने खुद को इस बड़ी आहनी मेज के नीचे छुपा रखा था। माजिद भी इस मेज के नीचे घुसने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा फरबा जिस्म की वजह से वो फौरी तौर पर कामयाब नहीं हुआ। इसी दौरान बालकनी में से इसे निशाना बनाया गया। मैंने इसे फड़क कर सजदे की सी हालत में जाते देखा और फिर एक तरफ लड़कते देखा। एकाएक बालकनी वाली फायरिंग रुक गई। हमें लगा कि फायर करने वाला भाग गया या फिर दूसरा मैगजीन चढ़ा रहा है। हम लोग झुककर दौड़ते हुए जीनों तक पहुंचे। एक हेड कांस्टेबल भी हिम्मत करके और से निकल आया। हम बालकनी में पहुंचे तो वो खाली थी, बस गोलियों के होल बिखरे हुए थे। मैंने पिस्तौल चारों तरफ घुमाया, कोई हदफ दिखाई नहीं दिया, मगर लगता यही था कि हमलावर अंदर है। अब बाहर के एहलकार भी अंदर पहुंच गए। सारे दरवाजे बंद कर दो, मैंने बुलंद आवाज से एक सब इंस्पेक्टर मंसूर को हिदायत दी। इमरान को शुबा था कि हमलावर अकबी बागीचे की तरफ गया है। वो 2 कांस्टेबलों के साथ अकबी जानिब लपका। मैं जीने से उतर कर वापस हाल कमरे में आ गया। डॉक्टर माजिद अकरम फर्श पर पड़ा था। इसे 3 गोलियां लगी थी, जिनमें से 2 सर में लगी थी। वो मौका पर ही खत्म हो चुका था। इन लम्हों में मेरे जहन में एक ख्याल लपक गया। एबटाबाद में 2 नंबर अद्वियात की फैक्ट्री के मालिक को भी ऐन मौका पर कत्ल कर दिया था। ताहम हम टामुक टोइयां मारते रह गए थे। ये भी खत्म हो चुका है। एक हवालदार की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हवालदार का इशारा माजिद के दोस्त मकसूद की तरफ था। इसे सिर्फ एक गोली लगी थी, मगर ये भी सीने में, दिल के मकाम पर। इसके इर्द गिर्द बाप देता खून था। हमारे देखते ही देखते इसने आखिरी हिचकी ली। अंदाजा यही हो रहा था कि जो प्रश्न डॉक्टर माजिद को मारा गया था, इसमें एक गोली इत्तफाकन मकसूद को भी आ लगी थी। कोठी में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। मैं भी हमलावर की तलाश में शामिल हो गया। लगता यही था कि वो एक है, मगर अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। मुझे और इमरान को मारने में कोई कसर नहीं उठा रखी गई। खुशकिस्मती से एक खिड़की में बैरल की हफीफ सी हरकत मेरी निगाह में आ गई थी और हम अपना बचाव कर पाए थे, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस वक्त हम दोनों की लाशें भी यहाँ उल्टी सीधी पड़ी होती।